स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर बच्चे इस वक्त क्लास में आ चुके हैं और वो कुछ बच्चे तकरीबन हैं 20+, दे आर इन दी वेटिंग और उन्हें हम अटेंडेंस के साथ इन करते जा रहे हैं। बहरहाल ये छोटी सी 5-4 मिनट की कहानी अभी रहेगी, कुछ जाहिर सी बात है, न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो अटेंडेंस लेना और ये थोड़ा हमने इसलिए क्लास के पीछे मार्केट पे रखा है। सो इट्स ऑलमोस्ट डन और अब हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं। लास्ट टाइम just to give you the introduction of second year chemistry, the paper pattern most important। ऐसी बात है, सारा साल के जब आप पढ़ेंगे तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। प्लस हमने आपको ये बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है। सो उसमें चूंकि बेसिक चीज थी एलिमेंट, तो उस एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी गई। 92 एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। ये सब हमने लास्ट टाइम बात किया था और अब हम जाएंगे फिर से कंटिन्यू करें। Just waiting for the last 10 students। ये waiting पर है, ये भी ज्वाइन कर लें, then formally start the class। So, Bismillahirrahmanirrahim। Start our class। तो लास्ट टाइम जो बात आपसे हुई उसके मुताबिक एलिमेंट टोटल है 92 नेचुरल और 26 आर्टिफिशियल। All together they are 108। ठीक है ना? That's our task in inorganic chemistry, but not only elements, their compounds as well। तो फिर जरूरत है इस बात की कि एक दफा सुन भी लेते हैं और लेते हैं मोटा। तो हम कहते हैं कंपाउंड्स क्या है? सब्सटेंस formed by the chemical combination of two or more elements। तो भाई बात ये है कि कंपाउंड्स कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हों उन एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से। फर्स्ट कर लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिले तो फिर वो मिक्सचर होता है, और अगर केमिकल कॉम्बिनेशन से मिले तो वो कंपाउंड कहलाता है। इससे पहले कि ये फिजिकल केमिकल का झगड़ा कल सॉल्व करें, सिंपल मतलब ये निकला कि फिर कंपाउंड्स में भी एलिमेंट होते हैं और मिक्सचर में भी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की सारी चीजें केमिकली एलिमेंट से मिलकर बनी है। अब ये देखना है कि कहाँ एक प्योर एलिमेंट है, कहाँ एलिमेंट्स का फिजिकल मिक्सचर है और कहाँ एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड।
लेकिन आप आंखें बंद करके जिस चीज पर भी उंगली रखेंगे उसकी कंपोजिशन में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स का हाथ होगा। इसलिए जब कोई मुख्तसरन ये कह देता है कि हम तमाम एलिमेंट्स का नॉलेज हासिल कर लें तो इट कवर्स एवरीथिंग। जब आप एलिमेंट्स की सारी बातें पढ़ने की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट से बनने वाले मिक्सचर भी आ जाएंगे और उससे बनने वाले कंपाउंड भी आ जाएंगे। ठीक है, अब फोकस करते हैं इस बात पर, व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, दो तरीके हैं एलिमेंट्स को आपस में मिलाने। आपके पास 92 नेचुरल एलिमेंट है, उनमें से आपने कोई से भी दो एलिमेंट पिक किए, मिला दिए। अगर वो फिजिकल मिक्सचर है यानी कि फिजिकल कॉम्बिनेशन है, तो इस फिजिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, जैसे थे, कंबाइन होने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। यानी मिलने से, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने से उनकी प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है और बनने वाली चीज मिक्सचर। मिसाल के तौर पर एयर में नाइट्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस, दोनों मिक्सचर है और ये दोनों हवा में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर हुए हैं। ये फिजिकल कॉम्बिनेशन ना होता तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलते और अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है अगर, तो फिर काहे का सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो आप कहते हैं हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हवा में मिक्सचर बनाने के बावजूद अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद है, जब भी तो आप उसे इनहेल कर पाते हैं। सेम इसी तरह दुनिया में कोई भी चीज उठा ले और उसे फिजिकली मिलाएं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगा। घर में शुगर है, चीनी, नमक है, सॉल्ट, आप इन दोनों को मिला दीजिए अभी बैठकर, आपकी आंखें आपको बता देंगी कि चीनी और नमक की अपीयरेंस को तो आप आंखों से भी पहचान लेते हैं कि कोई फर्क नहीं। फिर जब आप उस कॉम्बिनेशन को चखेंगे तो आपको उसमें नमक की सॉल्टी टेस्ट और शुगर का स्वीट टेस्ट बड़े आराम से आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि नमक चीनी को मिलाने से दोनों की प्रॉपर्टीज ने जरा सा भी चेंज किया। तो ये मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड में क्या कह रहे हैं, केमिकल। इसका मतलब है जब दो चीजें आपस में मिले तो वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज खत्म करके नई प्रॉपर्टी वाली नई चीज बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस है, नजर नहीं, ऑक्सीजन गैस है, नजर नहीं आती। दोनों कलरलेस और ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैसेस, दोनों को हम मिलाते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है जिसको आप पानी कहते हैं। अब पानी की अपीयरेंस लिक्विड है जो ना हाइड्रोजन से मिलती है ना ऑक्सीजन से। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने केमिकल कॉम्बिनेशन किया, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लूज किया और नई प्रॉपर्टीज वाला नया सब्सटेंस बना दिया जो कि था पानी। सोडियम और क्लोरीन वो बहुत मशहूर एलिमेंट है। सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रे कलर का सॉफ्ट, आप अपने नाखून से काट दें उसको, इतना सॉफ्ट है। ग्रे कलर का है, सिल्वरी ग्रे कलर और सॉफ्ट सा मैटर है। ये उसकी अपीयरेंस हो गई। गलती से उसका छोटा सा टुकड़ा आपने निगल लिया, पॉइजनस, आपकी मौत वाकई हो जाएगी। फिर अल्लाह बचा ले तो बचा ले, वरना आप। ये है सोडियम का ताकत। क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन कलर की गैस है। अगर ये हवा में 0.001% भी मौजूद हो और आप एक गहरा सांस उस हवा में ले लें तो आप गए। फिर वही बात है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वो बचा ले तो और बात है, वरना आप गए। तो क्लोरीन भी अपीयरेंस गैस, येलोइश ग्रीन कलर, डेडली पॉइजन। सोडियम सिल्वरी ग्रे कलर, सॉफ्ट मेटल, डेडली पॉइजन। दोनों को मिला दें तो डबल मौत होनी चाहिए। केमिकल कॉम्बिनेशन से जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो ना सोडियम बचता है ना क्लोरीन, दोनों मिलकर नई खूबियों वाला एक सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सबने देखा, ना उसमें सिल्वरी ग्रे कलर रहा, ना सॉफ्टनेस रही, ना येलोइश ग्रीन कलर रहा, ना गैस की खूबियां रही। वो एक टफ सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड है और व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ना खाएं तो मर जाएंगे, तो आपके खाने पीने की हर चीज में थोड़ा या ज्यादा मौजूद है। तो इसका मतलब है हमने तो काया पलट दी ना।
तो वो सोडियम और क्लोरीन जो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह थे, अगर वो केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो बिल्कुल ही उलट चीज बना लेते हैं, जिसका अब सोडियम से और क्लोरीन की पुरानी खूबियों से बता ये कंपाउंड कहलाता है। ये 9 से सुनते हुए आ रहे होंगे, अभी शायद आप लोग बता रहे। तो अब ये कंपाउंड्स इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। 92 एलिमेंट है जो आपस में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से, मैंने आपसे कहा करोड़ों कंपाउंड। ये अब केमिस्ट्री की टास्क होगी आपके सामने। तो अब ये कंपाउंड्स माशाल्लाह हमारे पास करोड़ों में, जिनको हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया लास्ट टाइम कहा। कार्बन के कंपाउंड्स का जो मेजर ग्रुप है वो ऑर्गेनिक है और बाकी सारे कंपाउंड्स हमने इनऑर्गेनिक। तो अब ये एलिमेंट्स पढ़ने और इनके कंपाउंड्स की तादाद 40 प्लस करोड़ है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। कैसे पढ़े, अब यही सोचना है। अभी 40 करोड़ की तो बातें बाद में करते हैं। अगर मैं फिलहाल सिर्फ आपसे ये कहूं कि आई एम इंटरेस्टेड टू डील विद द एलिमेंट्स ओनली, और वो भी सिर्फ नेचुरल, तो वो है 92। इनको पढ़ने की बात करते हैं। तो द क्वेश्चन इज, सबसे पहला, माशाल्लाह इतने सारे बच्चे मुझे नजर भी आ रहे हैं आपको। अगर मैं आप में से किसी भी बच्चे से पूछूं कि आपको कितने एलिमेंट्स के नाम याद, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कोई अच्छा बच्चा होगा तो उसे 18-20 एलिमेंट्स के नाम, उसके बाद वो उन लोगों की चीजों के नाम पढ़ना शुरू कर देगा जिनका एलिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं उसको पता। और हमें पढ़ने हैं 92 एलिमेंट्स। तो अब 92 एलिमेंट्स के को नाम नहीं पता है तो पढ़ेंगे कैसे? ये है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क। हमने दावा कर दिया आपके सामने कि आप में से ज्यादातर को 20 से ज्यादा एलिमेंट्स के तो किसी को नाम और सिंबल और पता ही नहीं होगा। तो यही सवाल आप मुझसे पूछ लें, सर आपको 92 एलिमेंट्स के नाम याद हैं, तो मेरा भी जवाब होगा नहीं, मुझे भी 92 एलिमेंट्स के नाम याद नहीं। अगर आप मुझसे सुन लेंगे तो बहरहाल मेरी मालूमात थोड़ी आपसे बेहतर है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं 75 से 80 तक बता, लेकिन 15 से 20 एलिमेंट्स के नाम ऐसे हैं जो मुझे याद भी नहीं होते। और मज़ेदार बात है उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर आप मुझे नाम बता दें तो शायद मैं सिंबल भी नहीं बता पाऊँ, और सिंबल बताएं तो मैं कंफ्यूज हूँगा इसका नाम क्या है। हकीकत है, फिर पढ़ाऊंगा कैसे? जाहिर सी बात है, जब आप लोगों को पढ़ाना है तो क्या मसला, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। अजीब सी बात नहीं हो गई? अजीब सी बात नहीं, यही साइंस है। अगर फर्ज कर लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद 92 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए उनके नाम और सिंबल्स का रट्टा लगाना जरूरी होता, तो टीचर को याद करता सो करता, आपको भी हम 9th क्लास से जोड़ दे देकर ये सब चीजें याद कराते, लेकिन ना कभी आपसे किसी ने ऐसा कहा है और ना अब हम कह रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट्स के नामों के रट्टे लगाकर और उनको याद करके ही उन्हें पढ़ना है, तो फिर अगली टास्क तो हम आपसे कहेंगे आप 40 करोड़ कंपाउंड भी याद करने बैठ जाओ, तो ये फिर साइंस थोड़ी हो गई। साइंस का तो मतलब ही यही है कि एफर्ट कम हो और चालाकी, होशियारी और समझदारी के साथ आप ज्यादा चीजें कवर करें, और यही हमारा पहले चैप्टर का टास्क है। फर्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये क्या बता है? अब आपको अजीब बात लग रही होगी क्योंकि 92 इतनी बड़ी तादाद नहीं है, तो दिल में आती है बात, ये क्या बात है 92 को याद कर सकते तो करवा लेते सर हमसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम KG1 में थे तो हमें गिनती सिखाई थे, 1 2 3 से कहते हैं। आपको याद होगा उस वक्त का जमाना, तो छोटा बहन भाई होगा तो कंफर्म कीजिएगा। जरा याद कीजिए कि गिनती आपको कहाँ तक सिखाई, तो आपको याद आएगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जो गिनती सीखने का प्रोसेस होता है वो 1 से 100। जो समझदार बच्चे होते हैं वो तो उससे पहले ही समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन 100 तक जरूर, और उसमें भी 1 से लेके 20 तक जरा वैरायटी। नया नया लफ्ज आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीटिशन नहीं हो रही है, 20 तक तो नहीं। उसके बाद जैसे ही बच्चे को बताया जाता है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फिर 31, तो वो समझ जाता है ये हमारे साथ क्या हो रहा है। आप उसे 31 बताते हैं, 32 33 34 35 36 37 38 39 तो भूल देता है। 40 से पहले थोड़ी देर रुकता है, पता नहीं यहाँ 40 है या 40 है क्या है। आपने कहा 40, फिर वो 41 42 40, और 100 तक पहुंचने के बाद तो फिर सब
हमें आता है। ज्यादा से ज्यादा स्कूल वाले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराने के लिए या टाइम पास करने के लिए किसी बच्चे से कहते हैं चलो भाई तुम 200 तक गिनती लिख दो या 300 तक लिख दो। बहुत से बहुत हो गया तो 1000 तक किसी ने लिखवा दी होगी टाइम पास करने के बस। पर आपको गिनती आती कहाँ तक है आज? आज आपसे कोई कहे कि आपको गिनती कहाँ तक आती है तो आप कहेंगे सर जहाँ तक गिनती है आप लिखवा दें, वो टेंशन। तो कब सीखी आपने? तो सीखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस गिनती में पैटर्न है। और पैटर्न का फायदा ये हुआ कि आप 1 से लेके 100 तक सीखते हैं, इसके बाद क्या होना है वो आपको खुद ही समझ आ जाती है, क्योंकि ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। अब आप 101 करके दोबारा 1 से लेके 100 तक की गिनती रिपीट कर देंगे, 101, 102, 103, और यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। जैसे ही इंसान कोई अकल आती है कहता है कोई जरूरत नहीं, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई टीचर ये नहीं कर रहा कि आज मैं आपको 1 करोड़ तक गिनती सिखा रहा हूँ। नो, लेकिन हम सबको आ गई, क्योंकि ये एक ऐसे पैटर्न में है कि छोटा सा हिस्सा आप पढ़ेंगे और आपको एक बहुत बड़ा बल्क समझ में आ जाए। तो याद रहे, हर वो चीज जिसमें पैटर्न हो, जिसमें सिस्टमैटिक अंदाज से एक चीज अपने आप को वेरी कर रही हो, अगर हम उसका थोड़ा सा हिस्सा समझ लें तो हमें आगे के बारे में खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइंसदानों ने कहा कि एलिमेंट्स में कुछ ऐसा ही हिसाब किताब, ये एलिमेंट्स 92 प्लस 26 टोटल 118 जरूर हैं, लेकिन इन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही खास किस्म का रिलेशन है। ये आपस में एक दूसरे से बहुत जबरदस्त अंदाज से रिलेटेड हैं। इसलिए अगर आप चंद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, उनके नाम काम को याद कर लेंगे, तो बाकियों का आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो हम में से किसी को ये जरूरत नहीं है कि वो एक एक एलिमेंट को अलहदा अलहदा उनके नाम और काम याद करना पड़े। हम एक सिलेक्टेड बंच एलिमेंट्स का अच्छी तरह पढ़ेंगे और हमें तमाम एलिमेंट्स के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। और ये काम कैसे मुमकिन है ये इस पहले चैप्टर में बताया जाएगा। इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बेसिकली जो इसका दूसरा नाम हो सकता है, या हम ये कहते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक नाम के लिहाज से कम से कम सबका जाना पहचाना है, वो है पीरियोडिक टेबल। हम इस नाम से भी वाकिफ हैं और हमने इस टेबल को केमिस्ट्री की हर किताब में देखा है। 9th में भी इसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा था। ऐसी बात है, 9th पुरानी बात हो गई। फिर फर्स्ट ईयर में एक आधी दफा जब हमें एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ती थी, तो हम बुक के अंदर जो टेबल बना हुआ है केमिस्ट्री हर किताब में कहीं ना कहीं बना हुआ होता है, तो उससे देख लिया करते थे। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है पीरियोडिक टेबल। अगर ये पीरियोडिक टेबल हमारी समझ में आ जाए तो बाकी केमिस्ट्री तो अपनी जगह पर, लेकिन कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो 50% काम आपने कर दिया। ऐसा जबरदस्त है। तो पीरियोडिक टेबल असल में है टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ये एलिमेंट्स की टेबुलर अरेंजमेंट है, यानी हमने तमाम एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है, चार्ट की फॉर्म में अरेंज किया है, और इस एतबार से उनकी प्रॉपर्टीज के एतबार से हमने ये फैसला किया है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जिस तरह की होगी उसे उसी अंदाज से टेबल में रखा जाएगा। अगर आपके दिमाग में इस वक्त पीरियोडिक टेबल की शक्ल है, उसका हल्का फुल्का सा इमेज है, तो आपको एहसास होगा कि वो कहीं से भी कोई वेल पैटर्न शेप नहीं बनता। वो तो बड़ा ही बेहंगम और रैंडम सा शेप है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, किसी कॉलम में ज्यादा एलिमेंट है किसी में कम है, अजीब सा है। लेकिन आपको अंदाजा होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि शायद वो साइंस में सबसे जबरदस्त किस्म के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। और जब हमें इसकी लॉजिक समझ में आएगी तो जैसे मैंने कहा, शायद आप इससे थोड़ा ज्यादा ही कहेंगे कि ये तो इनऑर्गेनिक का 50% से भी ज्यादा हमारे हाथ में। तो इस चैप्टर में हम दरअसल पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, और उसका मकसद ये होगा कि ये चैप्टर है हमारी प्लानिंग। हमें तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे मैंने कह दिया विद देयर
तो अगर फर्ज कर लीजिए ये पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ना हो, तो फिर हमें क्या, यानी अगर फर्ज कर लें ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं है जिससे हम फायदा उठा सकें, तो फिर अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए था? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक किताब बनाते जिसमें तमाम नेचुरल और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के अलग अलग चैप्टर्स बनाए जाते। तो मेरी इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के 118 चैप्टर होते, हर चैप्टर में हम एक एलिमेंट के बारे में पढ़ते, यही होता। और फिर तो जरूरी बात थी कि हर एलिमेंट का नाम, सिंबल, ये सब रट्टे लगाने पड़ते। तो आप कहते कम से कम किताब के चैप्टर्स के नाम तो याद हो गए, अब बाकी मटेरियल की सोचेंगे तो इट वाज प्रैक्टिकली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इतनी अच्छी याददाश्त नहीं होती किसी की इतने सारे चैप्टर्स वाली केमिस्ट्री याद करना। तो अब जो काम हमारे सामने आया उसके मुताबिक हमें पता चला कि नहीं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में बहुत जबरदस्त पैटर्न है। आपको कोई जरूरत नहीं है हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ने की, आप इन्हें इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई कीजिए। हर क्लास में ऐसे एलिमेंट्स को मिला दीजिए जिनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है, ताकि उन्हें इकट्ठा पढ़ा जा सके, और इस तरह आप कम वक्त में ज्यादा नॉलेज हासिल कर पाएंगे। तो अब वो पैटर्न, वो क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे बनी, तो ये बताई जाएगी और फिर हम उसका फायदा उठाएंगे। तो इस चैप्टर के दो हिस्से, पहले हिस्से में है पीरियोडिक टेबल बनाने की हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में हम उन एफर्ट्स का तस्करा करेंगे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइंटिस्ट करते रहे ताकि एलिमेंट्स को एक बेहतर तरीके से क्लासिफाई करें और उनके अंदर जो उनका पैटर्न जो उनमें छुपा हुआ है उससे मैक्सिमम फायदा होता है। तो हम ये पीरियोडिक टेबल जो आजकल हमारे पास है, उस पीरियोडिक टेबल को बनाने में किस तरह कामयाब हुए, ये पूरी कहानी सुनाई जाएगी। ये आधा चैप्टर होगा। फिर बाकी आधे चैप्टर में हम कहेंगे ओके, अब ये जो इतने एफर्ट्स करके हमने टेबल बनाया है उसके फजाइल व बरकत क्या है, तो वो पढ़ेंगे कि आखिर उससे हमें क्या क्या फायदा होगा। और फिर इससे हमारी हिकमत अमली तय होगी। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से तमाम एलिमेंट्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, और फिर हम हर एक को अपने ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। आपको अंदाजा होगा कि ये 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद 4 बड़े बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाएंगे, और इस तरह हम हर ब्लॉक को एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टोटल 4 ब्लॉक्स, 4 चैप्टर, और पहला चैप्टर पीरियोडिक। ये है टोटल कहानी, 5 चैप्टर में पूरी इनऑर्गेनिक। अदरवाइज अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो 118 चैप्टर बनाना, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे इस काम से हमें कितनी ज्यादा आसानी होगी। तो जैसा मैंने कहा, हमारा पहला काम होगा हिस्टोरिकल attempts for the classification of elements। तो अब जो हम इस हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स की आपसे बात कर रहे हैं, तो ये ज़हन में रहे कि हिस्ट्री वैसे तो यहाँ से शुरू होती है कि मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि ये ना समझिएगा कि ये जो 118 एलिमेंट्स हम बार बार कर रहे हैं या 92 नेचुरल एलिमेंट्स हम कर रहे हैं, ये सब के सब हमें इकट्ठे पता चल गए थे और इनकी नॉलेज हमारे पास डे वन से थी, ऐसा नहीं। मैंने खास तौर पर लास्ट टाइम आपसे कहा था कि ईयर 1800 में हम सिर्फ 7 एलिमेंट्स को जानते, क्योंकि एलिमेंट वो सिंपलेस्ट मैटर की फॉर्म जो मजीद अपने आप को इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकती बाय एनी मींस, तो इसका डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता। तो देयर वर ओनली 7 नोन एलिमेंट एट द टाइम 1800। तो अब आप खुद सोचिए, तो मैंने ज़रा मजाक कहा था लेकिन हकीकत है ये बात, कोई तो आदमी 1800 में भी लोग रहते थे, कोई उतना ऐसा भी जमाना नहीं था। और बहुत सारी आजकल इन यूनिवर्सिटीज को आप जानते हैं, वो यूनिवर्सिटी उस जमाने में भी, ऑक्सफोर्ड भी उस जमाने में थी, कैम्ब्रिज भी उस जमाने में,
काहिरा में जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है वो भी उस जमाने में, सो देयर वर मेनी यूनिवर्सिटीज जो आज भी हैं साइंस के नामी जगह तो उस जमाने में साइंस पढ़ाई जाती होगी। उस वक्त भी लोग पीएचडी करते थे, उस वक्त भी लोग मास्टर्स करते थे, उस वक्त भी सारे लोग साइंस करते थे। तो वो जब केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो लिटरली उनको सिर्फ 7 एलिमेंट्स के बारे में, तो उनको क्या पीरियोडिक टेबल की जरूरत है? दे नीड क्लासिफिकेशन। नो, व्हाई? 7 एलिमेंट में तो सब रहेंगे ना, सातों को अलग अलग पढ़ लेते, इसमें क्या है, सात सब तो नहीं। याद रहे क्लासिफिकेशन करने का की जरूरत तब पड़ती है जब चीजें तादाद में ज्यादा हो। लाइब्रेरी बनती है, लाइब्रेरी में हम किताबों को, अब ये लाइब्रेरी दुनिया की वो चीज है जो वैसे भी आपकी जनरेशन नहीं जानती थी कि ये क्या होती है, अब और सिचुएशन हो गई इसमें तो और भी हो गया। तो कभी जिंदगी में अगर किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो लाखों किताबें, और लाखों किताबों का मतलब है हजारों बुक शेल्फ होंगे वहाँ पर। आपको कोई एक किताब चाहिए उसमें से, आउट ऑफ दोस मिलियंस ऑफ बुक्स। तो लाइब्रेरी साइंस पूरा एक सब्जेक्ट है जो उन किताबों को अरेंज करने के हिसाब से होता है। आप सिर्फ नाम, टॉपिक का नाम, बुक का नाम या उसके ऑथर का नाम या उसकी इवन पब्लिशर का नाम बताएंगे, विद इन मिनट्स वो किताब आपके हाथ में होगी, वो बता देंगे कहाँ किस शेल्फ में कौन से रैक में किस नंबर पर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन भाई मेरे पास सिर्फ 7 किताबें मौजूद है तो मैं क्या अम्मी से ये कहूंगा अम्मी कि मेरे लिए इसके लिए अलमारी खरीद के दें, मुझे बुक सजा सजा के रखनी, क्लासीफाई करनी है, सेकंड में कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब तादाद बढ़ती है तब आदमी कहता है कि अब मुश्किल हो रही है कि चीजें कहाँ रखी, कौन सी किताब कहाँ रखी, कौन सी कहाँ से ढूंढी, तो फिर हम कोई क्लासिफिकेशन सोचेंगे। तो इस जमाने में तो ऐसी कोई बात नहीं थी क्लासिफिकेशन। जब ये जमाना आगे बढ़ा, मैंने पूरी कहानी सुना दी थी कि 1800 से तकरीबन 1900, 100 साल तक हमारे पास किताबों की तादाद जो है, एलिमेंट्स की तादाद जो है वो तकरीबन 90 एंड देयर कम्स द प्रॉब्लम। तादाद मेरे हिसाब से तो 20 से ऊपर हो जाए तो अब ये तादाद इतनी ज्यादा है कि फिर जरा परेशानी होती है। और अगर कोई ये कह दे कि इनमें पैटर्न है और आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं तो फिर जरूर हम उसकी तरफ जाएंगे। तो बेसिकली इस दौर में जब एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे फ्रॉम 18 टू 1900, हमें क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम भी आने लगा। तो पहली दफा जो इसका प्रॉब्लम हमारे सामने आया था वो जर्मनी के साइंटिस्ट, इसका नाम था डोबरेनर। उसने एक तरह से पहला अटेम्प्ट किया था और उसका अटेम्प्ट हिस्ट्री में याद किया जाता है डोबरेनर्स प्राइड। 1829 था, अगर मुझे एग्जैक्ट ईयर याद है। 1829 की खास बात यह है कि उस वक्त तक 26 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। तो ये तादाद थोड़ी सी कह लीजिए कि ज्यादा हो गई, 7 के मुकाबले में 26। और सच्ची बात तो ये है कि अगर आप खुद भी अपना इम्तिहान ले लें तो आपको भी याद हो जाएगा कि इस वक्त भी आपको कम से कम बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको 26 सही एलिमेंट्स के नाम सुना के, तो ये अच्छी खासी तादाद। तो जब 26 एलिमेंट हुए तो अभी फिलहाल ये लोग तादाद से इतने परेशान नहीं हुए हैं, उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन डोबरेनर ने एक आइडिया ये बताया कि इवन इन 26 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये अपनी प्रॉपर्टीज में एक खास पैटर्न रखते हैं। तो अगर वो पैटर्न हमारी समझ में आ जाए तो हम इन 26 एलिमेंट्स को भी और ज्यादा आसानी से पढ़ लेंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज जो हमें नहीं पता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पैटर्न की वजह से आप प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई ये बता दे कि एक एलिमेंट लिथियम जो है वो और सोडियम, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, तो अगर आपने लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो आप उसकी बेस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सोडियम में प्रॉपर्टीज कैसी। ये फायदे की बात है कि 2 को तफसील से पढ़ो तो 4 की प्रॉपर्टीज खुद ही समझ में आ जाती। तो चूंकि ये लालच हमें मिला तो ज्यादा अच्छी बात है, किसी को क्या पड़ी खामखा में ज्यादा मेहनत करने की, अगर काम शॉर्टकट में हो सकता है। तो अब मसला सारा ये था कि जो हिस्ट्री हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसका मकसद ये था कि इंसान को पहले दिन नहीं पता चल गया था कि ये जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं और इनके अंदर कौन सा पैटर्न हिडन है। अल्लाह ताला ने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या लॉजिक छुपाई हुई थी, वो लॉजिक इतनी इजी नहीं थी कि फौरन ही एक्सपोज हो जाती। नतीजा ये है कि जैसे जैसे इंसानों ने कोशिश की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो शुरू शुरू में
उनकी कोशिशें नाकाम हुई, उनसे गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों की सबसे बड़ी वजह ये थी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम, पूरी बात पता ही नहीं, इसलिए कुछ बातें सही निकलती थी, कुछ बातें गलत निकलती, और दिस इज द वे। और जो ये जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, जो हिस्ट्री पढ़ने तो पढ़ाई इसीलिए रहे ताकि आपको साइंटिफिक मेथड का पता चले कि साइंस किस तरह काम करती है, इसमें ना कोई हर चीज सही होती है ना कोई हर चीज गलत होती है। हमें यहाँ बहुत अच्छा लेसन ये मिलेगा कि साइंसदान यहाँ डुबरीनर से बात शुरू होगी और 3-4 अटेम्प्ट आप पढ़ेंगे, हर एक में आपको पता चलेगा कि हम किस तरह थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। हर साइंसदान अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, उसकी कुछ बातें सही होंगी, कुछ बातें गलत होंगी, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट उसकी गलत बातों को रेक्टिफाई करके उसकी सही बातों में कुछ और इजाफा करेगा। इस तरह एक टीम वर्क होगा, और डोबरेनर से लेकर आगे तक जितने भी साइंसदान इसमें शामिल हैं, सबका इनपुट होने के बाद हम पीरियोडिक टेबल, तो आज जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, हम उसका क्रेडिट सिर्फ उसको नहीं देंगे जिसने उसे बनाया है, बल्कि ये सारे पिछले वाले साइंसदानों को देंगे जिनके इनपुट की वजह से वो आखिरी वाला सही अटेम्प्ट करने में कामयाब हुआ है। तो अब डोबरेनर ने क्या सोचा? डोबरेनर ने ये सोचा, जैसे लफ्ज लिखा हुआ है ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, जैसे आप पेयर कहते हैं, ग्रुप ऑफ टू को दो दो सब लोग साथ हो तो आप कहते हैं जोड़ी जा रही है, पेयर है, अगर टीम हो तो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ट्राइड। तो यहाँ लफ्ज ट्राइड इस्तेमाल हो रहा है फॉर द ग्रुप ऑफ थ्री सिमिलर है। अब डोबरेनर ने नोटिस ये किया कि विद इन दीज 26 एलिमेंट जो उसके जमाने में डिस्कवर हो गए थे, इनमें कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तरीके से सिमिलर। जब उसने इस चीज पर मजीद गौर किया तो उसे एहसास ये हुआ कि असल में एलिमेंट्स में 3-3 के ग्रुप्स, यानी एक वक्त में मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स सिमिलर होते, तो उसने उन 3 सिमिलर एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड कह दिया, यानी उन्होंने क्लास में बच्चों के 3-3 के ग्रुप्स। अब आप कभी इस तरह बहुत सारी चीजों में ग्रुपिंग करेंगे तो फिर आपको लॉजिक तो बतानी पड़ेगी ना, कि अगर आपने 1 2 3 इन तीनों को एक साथ रखा है तो आपने क्या देखकर इनका ग्रुप बनाया, क्या लॉजिक। तो डोबरेनर ने जिस बेसिक पॉइंट को उठाया था वो ये था कि 1829 में हम हर एलिमेंट को उसकी जिस प्रॉपर्टी की मदद से पहचानते थे वो प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मास। फर्स्ट ईयर में आपने इस एटॉमिक मास से मोल की कैलकुलेशंस की, आपको भी याद है। आपको ये भी याद होगा कि एटॉमिक मास से ही हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालते थे, खासतौर पर गैसेस को। और आपको ये भी याद होगा कि हमने ग्राहम्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन जो पढ़ी थी लास्ट ईयर, उसमें हमने ये बताया था कि किस तरह ये दोनों लॉज और ये इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन से हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी अननोन गैस का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल्स अभी याद नहीं भी है तो बहरहाल अब मैं वो याद नहीं कराने बैठा, लेकिन मैं आपको आइडिया ये देना चाह रहा हूँ कि ग्राहम्स लॉ 1811 में आया, जिसकी मदद से हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस निकाले। अब वही काम आ रहा है, क्योंकि किसी के दिमाग में ये ना है ना एटॉमिक मोल्स कैसे पता चल गए थे, तो इसलिए मैंने हवाला दिया कि ये पढ़ा तो हुआ है आपका, अब वो आपको कितना अच्छी तरह याद है फिलहाल तो एटॉमिक मास और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इसने रिलेट, जिसका ख्याल ये था कि चूंकि तमाम एलिमेंट 26 के 26 जो जमाने में डिस्कवर हुए, हर एक का एटॉमिक मास अलग है, और उसका ख्याल ये था, उस वक्त के तमाम साइंसदानों का ख्याल ये था कि हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती। तो उसने उन एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और वो ग्रुप कहलाए ट्राइड। तो उन ट्राइड के मुताबिक क्या किया, मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखूं कि डोबरेनर classified elements in three-membered group called triad. तो डोबरेनर ने एलिमेंट्स को 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया और कहा ट्राइड एंड proposed his law of triad, और फिर इसने प्रपोज किया एक लॉ ऑफ ट्राइड जिसमें उसने ये लॉजिक बताई
कि आखिर किस किस्म के 3 एलिमेंट्स एक ट्राइड में आएंगे। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स इन ट्राइड एंड देयर एटॉमिक मास। तो ये लॉ से हम इंशाअल्लाह ताला अब आगे आपसे बात करेंगे। तो अब हमने फॉर्मली अपने चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू कर दिया है। डेलिबरेटली थोड़ी सी स्पीड को हमने कम रखा है और उसकी वजह यही है कि दिस इज अ न्यू वे ऑफ टीचिंग। अभी आप इसके आदी नहीं है, इसलिए आप ये हल्की है, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे दिन गुजरते जाएंगे हम इससे यूज टू होते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर और स्पीड तेज होगी। अब एज आई सेड इन द लास्ट डे ऑल्सो, किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है। लिखा हमने बहुत कम है, लेकिन वो तीनों स्लाइड्स में आपको दोबारा शो कर रहा हूँ। कोई चीज लिखने से रह गई हो और आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हो तो कैन प्लेस योर हैंड। कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी थी सबसे पहले, क्योंकि लास्ट टाइम एलिमेंट तक आपसे बात हो गई थी। एंड देन वी स्टार्ट दिस चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो वी राइट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके मुताबिक ये पूरा चैप्टर है। और फिर उस पीरियोडिक टेबल को बनाने के सिलसिले में मैंने कहा कि जो हिस्ट्री है हमारी, उसका पहला हिस्सा तो रेनर ट्राइड के नाम से है। ट्राइड की एलिमेंट्स के ग्रुप को कहते हैं, लेकिन इस ट्राइड को बनाने में क्या उसूल रखा गया, व्हाट वाज द लॉ, वहां से हम इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम यहाँ क्लास एंड करते हैं एंड इंशाल्लाह कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो। कल भी हमारी क्लास है मेरे ख्याल में,